प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक। ठीक है, अच्छा इसको एक राइटिंग पर देख लीजिएगा, जैसा भी है लिखते रहे आप कर लीजिएगा। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक ये एक बहुत फंडामेंटल रूल है किसी भी चीज को अपने आप को बचाने के लिए, जो अक्सर कोर्ट में हथियार के तौर पर यूज किया जाता है। ये बेसिकली यूएस में एविडेंशियल है वैसे 11456 आर्टिकल्स, यानी इसकी जो 115 116 है। अच्छा, ये एक डेफिनेशन पहले इसकी सुन लें कि ये क्या है। डेफिनेशन पहले बता देता हूँ, वो ये कि अगर एक बंदा ए अगर बी को इस हद तक यकीन दिलाता है कि ये जो है वो क्या है लैंड है, ये लैंड कह लें, ठीक है। ए अगर बिलीव किसी हद तक ये करवाता है बी को कि ये लैंड मेरी है और उसके लिए इस तरह की सिचुएशन करता है, और कल को अगर वो लैंड उसकी नहीं निकलती तो वो क्या इसकी लायबिलिटी है कि होगी या नहीं होगी। A person by his act and omission or declaration cause or permitted other person to believe the things as it is same as he is going to present. In a sense, a person make him believe the other person that these things belong to him or that acts is belong to him, तो कल को वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इसके आगे उन्होंने दिया हुआ प्रॉपर इसके ये कुछ 3-4 चीजें हैं, इसकी एग्जांपल्स में है। फर्स्ट करें, मैंने वही एग्जांपल्स आपको दे दी है जो उन्होंने दी लैंड की दी हुई। फर्स्ट करें ये 114 की, इवन आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन यूएस है उसके अंदर मिल जाएगी, ये डेफिनेशन भी मिल जाएगी और इसकी एग्जांपल्स भी मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट करें, एक कहता है कि ए बी को कहता है ये 10 मरला जो है वो जमीन मेरी है, और उसकी बेस पे बी उसे परचेज कर लेता है। ठीक है, और बाद में पता चलता है कि जी जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो लैंड आल्दो के उसके नाम थी, उसकी थी, लेकिन उसके बाप के नाम थी कि विरासत नहीं हुई, तो वो उसके बाद जब उसके नाम पे हो गई है, उसके बाप फौत होने के बाद उसके नाम पे हो गई, तो ये इस चीज को नहीं ले सकता कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब मैं मालिक नहीं था, लिहाजा ये अब सेल गलत हुई है, लिहाजा उसको अपने इस वर्डिंग पे खड़ा होना होगा, स्टैंड करना होगा, अदरवाइज। अच्छा, इसी तरह आप ये देख लें दूसरी एग्जांपल, अगर इसे ये तो उसके अंदर लिखी हुई है आर्टिकल 114 के अंदर, लेकिन एक एग्जांपल इसे जनरली दे लें। फर्ज करें ए का मुलाजिम था बी और सी की शॉप से वो अक्सर ए के साथ आता होता था सामान लेने के लिए, और ए ने सी को बताया हुआ था कि ये मेरा मुलाजिम है, अगर वो आए या कुछ चीजें लेने आए तो उसे दे देना, बाद में हम खुद कर लेंगे। अक्सर होता है कि भाई वो बच्चा आ रहा है उसे चीज दे दे, मैं आगे कर लेता हूँ। बाद होगा सी ये बिलीव करता है कि ये ए का मुलाजिम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बी इसका मुलाजिम नहीं रहता, लेकिन सी को इस चीज का नहीं पता कि वो उसका मुलाजिम नहीं रहा, उसने मुलाजिम छोड़ दिया, और बी सी से कुछ चीज लेकर चला जाता है, परचेज कर ले या जैसे भी उसे बोरो कर ले, तो वो लेके चला जाता है। तो ए जो है इस हिसाब से भी जो डिनाई नहीं कर सकता लायबिलिटी को कि बी उसका मुलाजिम नहीं था या छोड़कर चला गया हुआ है। जो चीज सी से ली गई है बी ने, उसका रिस्पांसिबल जो होगा वो ए होगा। इसे प्रिंसिपल स्टॉक तो कहते हैं। टू नो
the person. Simply to know the person, things that belong to another person with firm belief कि वो उसी की है, इसकी वजह से ये उसे डिनाई नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं, उसके बाद आर्टिकल है जो 115। अच्छा, इस जो 115 का ना, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा कह लें कि आपको लैंड टेनेंसी एक्ट के अंदर भी इसका कई कई जगह पे आता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पड़ी होगी हैं। 2024 के अंदर आई हुई है जजमेंट कि अ टेनेंट कैन नॉट चैलेंज द वेरिसिटी और लीगैलिटी ऑफ ऑनरशिप ऑफ जो लैंडलॉर्ड है। अच्छा, इस लैंडलॉर्ड के फर्ज करें टेनेंट ने ये लैंडलॉर्ड के लिए इसकी इजाजत दी होगी। अगर एक टेनेंट ने अपनी कोई पहले के हाउस है, ए टेनेंट है, ये बी हाउस है, और सी उसका टेनेंसी उस पे होल्ड की हुई है, लीज पे दी हुई है, या उसे आप लीजी कह सकते हैं। ठीक है, वो है सी जो है। ठीक है, अब ये क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उनके कलेक्शंस आते हैं सी और ई के दौरान, ठीक है, और वो पैसे नहीं देता, टेनेंट को चीजें नहीं दे रहा, उनके दौरान टेनेंसी एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, एग्रीमेंट भी पड़ा हुआ है, और वो कहता है नहीं कि मैं इसे पैसे नहीं दे रहा, और उन पैसों से बचने के लिए वो कोर्ट में चला जाता है कि मुझे ये लगता है ए इसका मालिक नहीं है। ठीक है, लिहाजा उसकी ऑनरशिप को चैलेंज करने के लिए चला जाता है। तो ऐसी सूरत में भी सी के पास कोई राइट नहीं है कि वो इस चीज को चैलेंज करेगी, उसकी टेनेंसी इलीगैलिटी क्या थी, वो इनलीगल ऑनर था या लीगल था। टेनेंसी एग्रीमेंट जब हो गया है तो उसे वो डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, अब आ जाता है तीसरा, ये आपको टेनेंसी एक्ट के अंदर भी मिलेगा। ये काफी सिचुएशन ऐसे केसेस आते भी रहते हैं, और कहने के पंगा ही है, जब मर्जी जहां मर्जी डाल ले। अच्छा, सेम इसी तरह 116 है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें दी हुई हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, और उसके बाद आपका बेलमेंट का है, और जो क्या कहने सिंपल बेलमेंट, इसमें होता है बेलर बेली, कोई भी चीज होल्डर है। ठीक है, फर्ज करें इसने अगर एट द टाइम इसे कोई चीज अमानत रखवाई है बेली के पास, ठीक है, और उसके हवाले से इनका कोई बेलमेंट एग्रीमेंट भी है, बेलमेंट एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट होने के बाद बेली कुछ अरसे बाद फिर चला जाता है। सेम टेनेंट वाला किस्सा है, बेली कह देता है कि जनाब ये तो आप इसके मालिक हैं ही नहीं, जो चीजें आपने मुझे रखवाई हैं, वो उसकी ऑनरशिप को चैलेंज कर देता है। और बेलमेंट एग्रीमेंट के वक्त वो ये क्वेश्चन नहीं उठाता कि आप ऑनर है, पहले अपनी ऑनरशिप साबित करें फिर आते हैं, तो फिर मैं ये रखूंगा, बेलमेंट लूंगा आपकी या बेल करूंगा, अदरवाइज आप जो है वो ऑनर नहीं है, ये बेली जो है वो नहीं उठा सकता क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ पेमेंट, कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, ये हम इसे ऐसे लिखते होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रावर होता है और जो एक्सेप्टर होता है, ड्रावर वो होता है जो लिख के देता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसने इशू किया होता है। ठीक है, जिसने इशू किया होता है। अच्छा, अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर एक बार जो है क्या एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर अगर ले लेता है, सेम डेफिनेशन में वो आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर एक बार हो गया है या अगर डन हो गया है, तो उसकी आफ्टरवर्ड किसी भी जगह पे जाके उसे चैलेंज नहीं कर सकता कि ये जो अथॉरिटी नहीं थी ड्रॉवर की बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सके। ये उसे अगर ये एक हमारे यहाँ एक जो सीपीसी का रूल है 2021 सेक्शन में कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है किसी भी रिलेटेड, तो आपको उसे फर्स्ट इंस्टेंस पे उठाना है।
लेकिन वो तो होता केस में। लेकिन ये याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल में ये रूल्स आते हैं। सिंपल कह लें, अगर एक बंदे ने आपकी एक बात पे बिलीव करते हुए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या उस पे किसी चीज को कर लिया है, तो ये याद रखिएगा कल को उस बंदे के खिलाफ लॉ ऐसे ही अप्लाई होगा, स्टॉपल यूज होगा, चाहे वो मुलाजम के तौर हो, बेलमेंट हो, बेली हो, किसी भी सिचुएशन में हो। तो इसमें जरूरी नहीं है, इसमें क्वेश्चन आता होता है, हर सूरत आता है, और इसके जो पहले सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में दोनों में पूछा जाता है। ये ज्यादातर 114 पे ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि ये क्या है इसको, क्योंकि डेफिनेशन इसमें है, तो फिर आपको इससे चीजें हैं ऐसी, तो ये देखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई क्वेरी हो तो फिर आप पूछ सकते हैं।